हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो आज की कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है गणित। गणित विषय के अंतर्गत आज का हमारा जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका पार्ट फर्स्ट पहला भाग आज हम देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज भाग पहला। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज की बात आएगी तो हम हमेशा हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, बैंक। यानी बैंक से हम कर्जा लेते हैं या बैंक में कुछ रकम जमा करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ज़्यादा रकम देनी या लेनी पड़ती है कुछ अवधि के पश्चात, जिसे कि ब्याज कहा जाता है। तो आर्थिक व्यवहार यानी पैसे का लेन देन यहाँ पर होता है सरकार मान्य संस्था जो कि बैंक कहलाती है। अलग अलग स्ट्रक्चर आकार के बैंक होते हैं। बैंक के अंदर अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं। बैंक में न जाना पड़े, बैंक की भीड़ कम करने के लिए ये मशीन आप आजकल देख रहे हैं। अक्सर हर बाज़ार में कहीं न कहीं यह दिखाई देता है, ATM मशीन, जिसमें हम कार्ड की सहायता से, बैंक के कार्ड की सहायता से पैसे निकालते हैं और कहीं कहीं जमा भी कर सकते हैं। तो पैसों का व्यवहार करने वाली सरकार मान्य संस्था बैंक है। ये हमने कक्षा 6ठी 7वीं में इन्हें देखा है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो बैंक में हम क्यों जाते हैं, उसका कारण क्या है, आप अपने घरों में अपने मम्मी पापा या अपने बड़े से जिसका बैंक में खाता है उनसे ये चर्चा कर सकते हैं। बैंक में अलग अलग प्रकार के खाते होते हैं। हमारा प्रमुख जो मुद्दा है वह है ब्याज। तो बैंक ब्याज देती है अगर हम उन्हें उसमें रुपया या पैसा जमा करें, और ब्याज लेती है अगर हम उनसे कोई धन कर्ज के रूप में लें। तो बैंक के व्यवहार में कुछ शब्द हैं: ब्याज, मूलधन, समय और दर। तो इन सभी के बारे में कक्षा 7वीं में भी हमने देखा है। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्याज मतलब जो रकम है, जो पैसा हम जमा कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ समय बाद बैंक हमें कुछ एक्स्ट्रा रकम देती है, तो ब्याज होता है। और हम जो रकम जमा कर रहे हैं अपनी, उसे मूलधन कहते हैं। जितने समय बाद हमें पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है वह समय हो गया। और किस दर से, मतलब प्रतिशत के रूप में 100 रुपये पर कितने रुपए मिलेगा, यह दर कहलाता है। 100 पर कितना, जो कि प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। तो ये हो गया बैंक में पैसा जमा करने पर मिलने वाली रकम, ब्याज। उसी प्रकार अगर हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो कर्ज लौटाते समय हमें कुछ एक्स्ट्रा रकम देनी पड़ती है बैंक को, वो भी ब्याज है। और जो रकम हमने कर्ज लिया वह मूलधन होता है। और जितने समय बाद हम लौटाते हैं वही व्यवहार का समय होगा।
और 100 पर कितना प्रतिशत है यह पहले से तय होता है, उसी दर से हमें ब्याज देना पड़ता है या लौटाना होता है। तो ब्याज, मूलधन, समय और दर यह महत्वपूर्ण घटक है ब्याज से संबंधित प्रश्नों के। तो जो मूल रकम हम जमा करते हैं या जो मूल रकम हम बैंक से कर्ज के रूप में लेते हैं वह मूलधन होता है, और जितने समय के लिए दर निश्चित होता है लौटाने का या मिलने का वह उसका समय कहलाता है। तो दर मतलब 100 रुपये पर दिया जाने वाला या मिलने वाला ब्याज ही होता है, लेकिन वह 100 पर होता है, इसलिए वह प्रतिशत है, हर 100 पर प्रतिशत, और हर साल के हिसाब से तय है वह, तो प्रति वर्ष लिखा जाता है, प्रतिशत प्रति वर्ष, यानी एक साल में, एक साल के बाद इतनी रकम 100 रुपये पर मिलेगी, वही दर होता है। तो मूलधन को म या अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल P द्वारा दर्शाते हैं। दर रेट को द या कैपिटल R द्वारा दर्शाते हैं, रेट। काल अवधि समय को टाइम पीरियड क या N द्वारा दर्शाते हैं, नंबर ऑफ ईयर। मिलने वाले ब्याज या दिए जाने वाले ब्याज, इंटरेस्ट को प या कैपिटल I द्वारा दर्शाते हैं। मिश्र धन, अमाउंट मतलब पूरी रकम, जो मूल रकम है और ब्याज मिलाकर जो रकम बनती है उसे मिश्र धन कहते हैं। टोटल अमाउंट A अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, जो कि मूलधन अर्थात P और ब्याज अर्थात I को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। चलिए अब एक व्यवहार देखते हैं और उसमें हम रकम या टर्म्स को पहचानते हैं। सुविद्या ने संगणक खरीदने हेतु बैंक से 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 30,000 रुपये कर्ज लिया। समय पूर्ण होने पर उसे रकम की अपेक्षा 2,400 रुपये अधिक देने पड़े, यानी मूल रकम 30,000 कर्जा था, 2,400 रुपये ज़्यादा देने पड़े। इस जानकारी के आधार पर हमें चौखट में संख्या बतानी है। तो बताइए कि इस व्यवहार में मूल धन यानी मूल रकम प्रिंसिपल P कितना है, या P कितना है। तो P मतलब मूल रकम जो कि कर्ज के रूप में लिया गया, और हम देख रहे हैं यहाँ प्रश्न में वह रकम कितनी है, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये ये मूलधन हुआ। अब इस व्यवहार में दर, किस दर से कर्जा लिया गया, मतलब 100 पर कितना, यानी कितने प्रतिशत दर से यह लिया गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दर R जो है प्रश्न में 8% प्रतिवर्ष लिखा गया है, तो वो है कितना, 8% प्रतिवर्ष। ध्यान से देखिए, लिखा गया है 8%, यानी 100 पर 8 रुपया, तो 30,000 पर कितना होगा वो कैलकुलेशन है बात का। समय, कितने समय के लिए यह कर्ज दिया गया, यानी उतने समय तक के बाद हमें वह कर्ज लौटाना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो समय है वह 1 वर्ष लिखा गया है, तो 1 वर्ष का ही यह कर्ज है, तो N बराबर 1 वर्ष। अब कितना रकम ज़्यादा देना पड़ा, वही ब्याज हुआ, इंटरेस्ट हुआ, और यहाँ प्रश्न में साफ साफ लिखा है ब्याज यानी कितनी रकम ज़्यादा देनी पड़ी, तो वो है 2,400 रुपये। तो प्रश्न में दी गई जानकारी के हिसाब से हमने यह चौखट भर दिया। तो इसका उद्देश्य है कि प्रश्न में जो टर्म्स है उसको हम अच्छी तरह से समझ लें कि P क्या होता है, R क्या होता है, N क्या होता है, I क्या होता है।
अब मिश्र धन क्या होगा, यानी सुविद्या कुल कितना रकम बैंक को देगी, तो वह कितनी रकम देगी, 30,000 कर्जा और 2400 एक्स्ट्रा जो ब्याज है, दोनों मिलाकर उसे बैंक को लौटाना होगा। मतलब ये जो होता है वह किसके बराबर होता है, पी मूलधन और आई मिलाकर, पी धन आई, अर्थात यहाँ पर 30,000 और 2400 दोनों मिलाकर 32,400 रुपये की रकम सुविद्या बैंक को वापस करेगी। तो इस तरह से यह जानकारी को हमने समझा और लिखा। और एक जानकारी है और हमें इसे फिर से उसी तरह से समझना है और लिखना है। तो इस जानकारी के आधार पर चौखट में सही संख्या बतानी है। फटाफट देख लेते हैं। मूलधन, मूल रकम कितनी, यानी जो कि पी अक्षर से दर्शाएंगे। और देख रहे हैं आप कितना है, ये पढ़कर बताइए प्रश्न में। वह है 25,000 रुपये। वेरी गुड। दूसरा, दर यानी 100 पर कितनी रकम की दर लगी है, तो प्रश्न के शुरुआत में ही लिखा गया है 8% प्रति वर्ष। आर तो यहाँ हो गया 8% प्रति वर्ष। काल समय अवधि, कितने वर्षों के लिए यह रकम जमा की गई थी बैंक में, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है समय n 3 वर्षों के लिए, 3 वर्ष। बैंक ने कितना ब्याज दिया, लिखा है साफ साफ प्रश्न में, बैंक ने ब्याज के रूप में 6,000 रुपये दिए। अब मुझे बताइए इस व्यवहार में मूलधन कितना हुआ, यानी अगर 3 साल बाद रकम निकालनी है आकाश को, तो उसे कितना रकम मिलेगा, तो उसे उसका 25,000 जो उसने जमा किया है पी वो मिलेगा, प्लस उसे जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वह मिलेगा। कुल मिलाकर ए मिश्र धन जो हो जाएगा वह 25,000 और 6,000 मतलब 31,000 रुपये आकाश को वापस मिलेंगे। तो आपने सभी टर्म्स को देखा और प्रश्न के हिसाब से उसे समझा। तो उदाहरण में कुल कितनी रकम बैंक में जमा की या कितनी प्राप्त हुई, यह ज्ञात करने के लिए मूलधन और ब्याज का योगफल किया जाता है। इसे ही मिश्र धन कहते हैं, ये हमने देखा। मिश्र धन मतलब कुल रकम, तो मूलधन और ब्याज मिलाकर मिश्र धन होता है, या यूँ कहें मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, जिसे हम सूत्र के रूप में ए बराबर पी धन आई के रूप में लिखते हैं। कक्षा 7वीं में साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, उसका सूत्र हमने देखा। इस साल हम चक्रवृद्धि ब्याज करने का सूत्र देखेंगे और उसे लिखकर प्रैक्टिस करके याद करेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र है ब बराबर म गुणे द गुणे क, म गुणे द गुणे क कहाँ है, गुणे क। तो मूलधन दर और समय का गुणा करके 100 से भाग देंगे तो ब्याज मिलता है। ये साधारण ब्याज जो होता है, यानी जो मूल रकम हमारी है उस पर मिलने वाला ब्याज। और उसके बाद मिश्र धन, तो हमारा मूलधन और उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो ए मिल जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का एक सूत्र, उससे ध्यान रखते हैं, उसमें भी पी एन और आर का उपयोग होगा। तो ब्याज क्या होता है, वो मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे तो ब्याज होगा, क्योंकि हमें पता है मिश्र धन क्या है, मूलधन और ब्याज मिलाकर। तो अगर हमें ब्याज ज्ञात करना है, मूलधन और मिश्र धन पता है, तो सूत्र को पलट देंगे तो आई बराबर ए माइनस पी हो जाता है। तो हमारे पास डायरेक्ट आई
ज्ञात करने का, चक्रवृद्धि ब्याज करने का सूत्र न लिखकर हम चक्रवृद्धि मिश्र धन ए ज्ञात करेंगे और उसमें से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज मिल जाएगा। जैसे कि मुझे अगर मिश्र धन 120 रुपया मिला और मेरा जो मूलधन 100 रुपया था, तो ब्याज कितना मिला? तो मिश्र धन 120 में से मैं 100 घटा दूंगा तो 20 रुपया ब्याज मिल जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है, उसे ध्यान रखेंगे। वह है मूलधन P गुणे कोष्टक में 1 धन R/100, यानी धन R% या R/100 कोष्टक बंद, उसके घात n, यानी कितना वर्ष है वो घात के रूप में आ जाता है। ये एक फॉर्मूला है, उसे याद रखेंगे और इसी आधार पर हम प्रश्न हल करेंगे। तो मिश्र धन जब ए मिल जाएगा तो आई निकालने के लिए ए में से ये ए माइनस पी कर देंगे तो आई मिल जाएगा। तो हम सीधे पहले ए निकालेंगे अलग से, उसके बाद उसमें से पी घटाएंगे। इस तरह ये आई बराबर इतना लंबा सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम बारी बारी से हल करेंगे और उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल सा, मूलधन 50,000 रुपये, दर 8%, समय 2 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अगर साधारण ब्याज बताना होता तो हम PRN/100 करते। हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले दी गई जानकारी में अक्षर का मान जो हम लिखते हैं किस तरह से है वो देख लीजिए। तो प्रश्न में P यानी मूलधन दिया गया है 50,000, R दर 8%, समय N 2 वर्ष, I ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सूत्र क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है P 1 धन R/100 की घात n। सूत्र में हम P का मान रखेंगे और P कितना है? P है 50,000। एक R कितना है? 8/100 घात 2 क्यों लिखा? क्योंकि n जो है 2 है। अब सरल करेंगे, 50,000 गुणे 100 एकम 100 धन 8, तो 108/100 हो गया कोष्ठक का, और उसके घात कितना है? 2। अब घात 2 है तो हम 2 बार उसको स्प्लिट करेंगे गुणा के रूप में, 108/100 गुणे 108/100 2 बार, क्योंकि घात 2 है। अब इसको सरल रूप देंगे अपने तरीके से। हम देख रहे हैं कि नीचे 100 है, ऊपर 50,000 है, यानी फिर 0 को काटना या 100 से भाग देना या 10 से भाग देना आसान हो जाता है। तो पहला 2 0 50,000 के 2 0 से कट गया, उसी प्रकार दूसरा 2 0 और 2 0 से कट गया, मतलब 5 बच गया लेफ्ट साइड में। तो 5 गुणे और यहाँ 108 और 108 बचा हुआ है, उसका गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद हमें मिलेगा 58,320 रुपये। इन तीनों का गुणा करेंगे तो 58,320 क्या है? पूरा मिश्र धन है, मतलब ब्याज और मूलधन मिलाकर इतना है। तो हमें ज्ञात करना है ब्याज, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे और मिश्र धन हमें ए मिला है 58,320 और मूलधन कितना था? 50,000 रुपये। घटाने पर प्राप्त होगा 8,320 रुपये। तो उस हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज हुआ इस प्रश्न में 8,320 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज आई बराबर 8,320 रुपये। तो किस तरह हमने PRN का मान देखा और सूत्र में इसका मान रखा, और फिर हमने मिश्र धन और मिश्र धन से ब्याज ज्ञात किया चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न के लिए। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 12 सही 1/2, मतलब इसे कहते हैं 12.5% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले हमें क्या क्या दिया गया है जानकारी। P मूलधन 4,000 रुपये,
दर आर 12.5%, 12 सही 1/2, और n है 3 वर्ष। ज्ञात करना है आई। तो पहले 12 से 1/2 वर्ष को हम क्या करेंगे, उसको भिन्न के रूप में, साधारण भिन्न, 12 दूनी 24, 25/2 कर दिया हमने। इसका उपयोग करना सूत्र में आसान होगा, क्योंकि 12 से 1/2 का उपयोग हम डायरेक्टली सूत्र में नहीं कर सकते। सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P, याद कीजिए कोष्टक में। अब एक धन दर कितना है, 25/2% या 25/2/100, तो R/100 घात n, यह सूत्र है। अब मान रखेंगे P का, P कितना है, दिया गया है 4000, कोष्टक में एक, R है 25/2, और नीचे पहले से ही 100 है तो गुणा 100, घात n कितना है 3। सरल देख कर देंगे, जैसे भी आप सरल कर सकें। यहाँ मुझे दिख रहा है 25 से 100 को काटना आसान है, तो मैं यही काट दे रहा हूँ, 25 चौका 100। तो कोष्टक में क्या बचा, 4000 1 धन 1/8, 4 दूनी 8 हो गया, घात 3। कोष्टक में हो गया 4000 गुणे कोष्टक का भाग 1 धन 1/8, मतलब 8 कम 8 1, 9/8, घात 3 है, तो 3 बार मैं इसको गुणा के रूप में लिख लेता हूँ। अब 4000 9 गुणे 9 गुणे 9 करके 8 गुणे 8 गुणे 8 से भाग दीजिए, या 4000 से सरल रूप होता है अगर 8 का, तो काट के उसको और संक्षिप्त रूप हम कर लेते हैं। 8 से 8 बचे 40, 500 आ गया, ये 0 0। उसके बाद 8 से 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, 125 हुआ। अब और सरल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 125 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार ऊपर, और नीचे 8 गुणे 2 16 आएगा। गुणा करके मिलेगा, उसमें 16 से भाग देंगे तो 5695.31 रुपये प्राप्त होता है। आप गुणा करके भाग देंगे तो इस तरह से लगभग ये मान आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन मिला 5695.31 रुपया, और ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। मिश्रधन 5695.31, मूलधन था 4000 रुपया, तो 4000 रुपया कम हो गया, बच गया 1695.31 रुपये। यही चक्रवृद्धि ब्याज की रकम है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आई बराबर 1695.31 रुपये। चलते हैं प्रश्न संग्रह 14.1, पेज नंबर 90 पर आपके पाठ्यपुस्तक में है। उसमें एक टेबल सारणी दी गई है, हमें मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। कुछ इस तरह से टेबल है, क्रमांक है, उसमें मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है और समय दिया गया है। जिसमें हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। मूलधन 4000 रुपये, दर 7.5, समय 2 वर्ष का है। तो दी गई जानकारी को पहले लिखते हैं कि P कितना है, मूलधन 4000 रुपये, दर R कितना है 7.5%, और वर्ष समय कितना है 2 वर्ष। अब हम मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे, उससे मिश्रधन ज्ञात करेंगे, फिर P घटा के I ज्ञात करेंगे। मतलब प्रश्न में हमें I और A दोनों ज्ञात करना है। सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P, कोष्टक में याद कीजिए क्या है, 1 धन दर R/100,
घात n। ये एक सूत्र मिल गया। अब हम सीधे सीधे मान रखेंगे ये ज्ञात करने के लिए। p का मान है 4000 रुपये यहाँ कोष्टक में, एक r यहाँ 7.5 दिया गया है बटा 100। घात 2, बटे का निशान गलत जगह लग गया है, लेकिन वह 7.5 बटा 100 है। तो आएगा 4000 गुणे 1 धन 75 कर देंगे। 7.5 को दशमलव हटा के 75 बटा 10 कर देते हैं। नीचे 10 से 100 का गुणा हो जाएगा, बटे 1000 हो जाएगा। तो 7.5 बटे 100 को 75 बटे 1000 सरल रूप दे दिया हमने दशमलव हटाकर। अब क्या करते हैं, कोष्टक को थोड़ा सरल करके देखते हैं। तो 25 से कट जाएगा, 25 तियाँ 75, 3 बार ऊपर और 25 चौका और 1 0, 40 बार कट गया, 3 बटा 40 हो गया। तो 4000 गुणे 3 बटा 40 और 1 धन 3 बटा 40 का मान हो जाएगा 40 कम 40 3 43 बटा 40 और घात 2। अब हम 4000 40 बटा 3 43 बटा 40 43 बटा 40 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 है। अब अगर आप इसे काट के सरल कर सकते हैं नीचे के 40 और ऊपर 4000 को, तो और आसान हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं, 40 से 4000 को काटेंगे तो 100 आ गया। अब ऊपर 100 नीचे 40, 10 से भाग देके देखते हैं तो 10 चौक 40, 10 दहा में 100। अब इससे ज़्यादा सरल करना ठीक नहीं है। आप 2 से भी काट के कर सकते हैं, लेकिन फिर ऊपर 5 हो जाएगा गुणा करने। 10 से गुणा करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 गुणा 43 और बटे 4। ऊपर गुणा करके 4 से भाग देंगे तो 4622.50 रुपये आएगा। यह हो गया मिश्र धन। हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे। मिश्र धन 4622.50, मूलधन 4000 रुपये, घटाने पर मिल गया 622 रुपये 50 पैसे या 622.50 रुपये। यह हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने मिश्र धन और ब्याज दोनों ज्ञात कर लिया। चौदह 14.1 देख रहे हैं प्रश्न संग्रह। उसका मुख्य प्रश्न दूसरा अगर हम देखें, अभी ध्यान से पढ़ते हैं। 12% प्रति वर्ष की दर से समीर राव ने किसी पत संस्था से 3 वर्ष के लिए 12,500 रुपये कर्ज लिया, तो उन्हें तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो गणना करनी है तीसरे वर्ष के अंत में, यानी 3 साल बाद। तो मूलधन है यहाँ पर 12,500 रुपये, दर है 12% पहले लिखा है, समय 3 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हमें कितनी रकम वापस करने पड़े समीर राव को, यानी कुल रकम कितना। तो हमें ब्याज अलग से नहीं निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ही ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर सूत्र है P कोष्टक में 1 धन दर R बटे 100 की घात पूरे की घात N। मान रख देंगे सीधे सीधे। P का मान 12,500, एक दर है 12, तो 12 R के स्थान पर बटा 100 घात N यानी 3 वर्ष। तो हो गया 12,500 गुणे 12/100 को काट कर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनाने, तो हम 100 एकम 100 धन 12 112/100 सीधे सीधे कर देते हैं।
घात 3। तो आपको जो आसान लगे उस विधि से हम इसे प्रश्न सरल करेंगे। तो 12,500 अब 112/100 की घात 3 होने के कारण 3 बार इसको गुणन के रूप में लिखना होगा। मैंने 2 बार लिखकर पहले काट दिया, कोई बात नहीं, तीसरी बार लिखना है। 3 बार लिखकर हमें इस तरह से सरल करना है। जैसे इसे कट गया, हमने 100 से काटा 25, 2 जीरो कट गया, 25 से काटा 4 बार, और सरल करते हुए हमें कौन कौन सी संख्या मिली? 5 गुणे 112 गुणे 28 गुणे 112/100। तो इस तरह सरल करके हमें इस तरह की संख्या मिली। बटा 100 होने से क्या होगा, हमें दशमलव लगाना आसान हो जाएगा। तो गुणा करने पे मिली प्राप्त संख्या है हमारे यहाँ पर 17,56,160/100। 100 है तो हम या तो 0 काट दें या 2 अंकों के बाद सीधे दशमलव लगा दें, तो ये हो जाएगा 17,561.60 रुपये। यह हुआ चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो समीर राव को कुल इतने रकम वापस करने होंगे। 12,500 लिया था उन्होंने और लौटाने पड़ेंगे 17,561.60 रुपये। तो समीर राव को तीसरे वर्ष के अंत में कुल 17,561.60 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र से हमने कुछ प्रश्नों को देखा। आगे हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के जो सूत्र अभी हमें मिले हैं उसका उपयोजन अन्य दैनिक व्यवहारिक प्रश्नों में हम कैसे करेंगे। अर्थात हम बाद में क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हम इस पर चर्चा कब करेंगे, अपने अगले लेसन में। अपना ख्याल रखिए। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।